गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, है ना। लास्ट क्लास में हमने जो यूनिट नंबर सेकंड थी गैसियस स्टेट उसको कंप्लीट किया था और लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का किस मेथड से, जूल थॉमसन इफेक्ट से, ठीक है। और इस क्लास में चर्चा करेंगे न्यू यूनिट नंबर थर्ड, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है हम सब जानते हैं। जब मैंने गैसेस स्टेट स्टार्ट किया था तो किसी भी सब्सटेंस की कोई भी स्टेट की वजह होती है, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, चाहे सॉलिड स्टेट हो, चाहे गैसेस स्टेट हो। मैंने कहा था रीजन बताए थे, कोई सॉलिड है तो क्यों सॉलिड है, यदि स्टेट लिक्विड है तो उसकी स्टेट लिक्विड क्यों है। थोड़ा सा जो वॉइस है वो वाइब्रेट कर रही है, गूंज रही है। मैंने कहा था दो वजह होती हैं जो पदार्थ की अवस्था, सब्सटेंस की स्टेट को डिसाइड करती हैं। एक है थर्मल एनर्जी, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है या मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी बता सकता हूं। दूसरा है इंटरमोलिकुलर या इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस। ये दो वजह होती है कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट के लिए डिटरमिनेशन के लिए यदि थर्मल एनर्जी या मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे। लेकिन यही यदि मॉलिक्यूल पास पास हैं तो इट मींस थर्मल एनर्जी कम होगी और जो इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, जिससे मॉलिक्यूल या आयंस या एटम्स पास पास होंगे, नजदीक नजदीक होंगे और स्ट्रक्चर क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी। क्या होगी, स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होगी, ठीक है, कॉम्पैक्ट होगी। और इसी वजह से सॉलिड को क्या कहा जाता है, रिजिड, हार्ड, और इनके बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके एटम्स के बीच में, इनके आयंस यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से यह क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल या इनकंप्रेसिबल होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं। ध्यान सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वैसे तो हम देख चुके हैं कि क्या क्या चीजें हैं, दो रीजन, ये मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाने का काम करती है। ये बढ़े तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, और ये कम होगा तो भी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होना वजह है मॉलिक्यूल्स का पास पास होने की वजह होती है। यानी सॉलिड्स क्या है, हार्ड, रिजिड, नॉन कंप्रेसिबल। इसी वजह से रिजिड, हार्ड और नॉन कंप्रेसिबल होने की वजह से इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम और साइज क्या होता है, फिक्स होता है, सर्टेन होता है। यानी जैसे हम कह रहे थे ना, लिक्विड और गैसेस के लिए, यानी लिक्विड और गैसेस को जिस भी वेसल में या कंटेनर में या चेंबर में रखते हैं तो वो लिक्विड्स उसी चेंबर का, उसी कंटेनर का साइज या शेप एक्यूमुलेट कर लेते हैं या एक्यूमुलेट ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसा उसका साइज होता है, शेप होता है, वैसा ही। लेकिन सॉलिड्स को कहीं भी रखो, उसका शेप यहां रखो चाहे कहीं भी रखो, शेप चेंज नहीं होता यदि टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस सेम है। यदि इस गैस में मैं 1 लीटर गैस डालूं तो वो 1 लीटर गैस भी सारे के सारे कमरे में, रूम में फैल जाएगी। यदि 5 लीटर की डालूंगा तो 5 लीटर गैस भी सारे कोने में, सारे कॉर्नर्स में, सब जगह फैल जाएगी इस कमरे में। तो क्या है,
यानी गैस का इस वॉल्यूम को, इस कमरे के आकार को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। तो सॉलिड्स कैसे हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस कम होता है, इसलिए इनकी स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होती है, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते। और ये क्या होता है, स्पेस कम होने की वजह से नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जाता। लिक्विड स्टिल, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी स्पेस बहुत कम होता है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है, थोड़ा सा कह रहा हूं, थोड़ा सा, इसका एक्सेप्शन भी है, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा सा कंप्रेस किया। मैं लिक्विड्स को भी, जब मैं लिक्विड्स को पढ़ाऊंगा तो उन्हें भी क्या कहूंगा, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, यानी इन्हें कंप्रेस तो नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या है, यानी कंप्रेस तो हो सकते हैं लेकिन नेग्लिजिबल, कम अमाउंट में कंप्रेस होते हैं, बहुत कम कंप्रेस होते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा देखते हैं सॉलिड्स क्या हैं और वॉल्यूम और साइज की बात करते हैं, उसके बाद टाइप्स की बात करेंगे, क्या कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, किसके, सॉलिड्स के। क्लियर, तो लिखो तो लिखना, in the solid state the constituent particles are at their nearest position। जो आइस है इसका क्या है, एक्सेप्शन है, आर एट constituent particles are at their nearest position, comma making the structure very compact, और देखो जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगी, जो बॉन्ड्स फॉर्म होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होंगे, रिजिड होंगे, बहुत फोर्स से, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या होंगे, एक दूसरे से बंधे हुए होंगे, बॉन्डेड होंगे, तो उनका मूवमेंट आसानी से नहीं होता, इसीलिए साइज क्या होता है, फिक्स होता है, और क्या होता है, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। तो दोबारा बोल रहा हूं, constituent particles are at their nearest position, comma making the structure very compact and the bonds between them are very strong. Bonds between them are very strong, which restrict their movement, जब मूवमेंट नहीं होगा तो साइज क्या होगा, फिक्स होगा, है ना, which restricts their movement totally। दोबारा, restrict their movement totally, hence the shape and volume of a solid, hence the shape and volume of a solid are constant।
आर कांस्टेंट। बात क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में in other words, next line, in other words, a solid substance is identified due to its non-compressibility, दोबारा बोलो, a solid substance is identified due to its non-compressibility, rigidity and hardness. Next line में types solids। next line में solids are generally divided into in two parts, ठीक है। अब हम जानते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। एक एमोर्फस और दूसरे क्रिस्टलाइन या नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है। कितने टाइप होते हैं? 2। बचपन से पढ़ते आए वो क्रिस्टलाइन और दूसरे नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस, 2 टाइप होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? जब सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या हो, एक डेफिनेट अरेंजमेंट हो और एक डेफिनेट ज्योमेट्री हो। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? एक डेफिनेट क्या हो, ज्योमेट्री, एंड एक क्या हो, डेफिनेट क्या हो, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। डेफिनेट क्या हो, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो सॉलिड फॉर्म होता है उस सॉलिड को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। यदि डेफिनेट ज्योमेट्री और डेफिनेट अरेंजमेंट ना हो, एक सीक्वेंस ना हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का, तो उस सिचुएशन में जो सॉलिड फॉर्म होता है या सॉलिड होता है उसे अमोर्फस सॉलिड बोला जाता है। ध्यान रखें, जब मैंने कहा सॉलिड है तो दोनों क्या होंगे? रिजिड होंगे, हार्ड होंगे, नॉन कंप्रेसिबल होंगे। लेकिन डिफरेंस कहां होगा? डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा इनकी ज्योमेट्री और किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा। यहां इरेगुलर अरेंजमेंट, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होगा किसमें? अमोर्फस में। और रेगुलर अरेंजमेंट किसमें होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट होगा। तो डिफाइन करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस। पहले लिखना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पहले दोनों लिखोगे, 2 टाइप्स होते हैं। उसके बाद फर्स्ट लिखना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। फर्स्ट लिखना
some solid substances have, या सॉरी ऐसे लिखना, some solid substances possess, क्या लिखना, possess, some solid substances possess incompressibility, rigidity, hardness, etc., but also have a definite geometrical form. ध्यान रखना, मैंने कहा geometrical form बोला है, एक शेप होती है, फॉर्म होती है, but have a definite geometrical form. नेक्स्ट लाइन में एक लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे NaCl, ठीक है, जैसे ग्रेफाइट, ठीक है, और ग्रेफाइट के साथ अमोर्फस में थोड़ा कंफ्यूजन है, ये नहीं, डायमंड हम जानते हैं डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, और CaSO4 क्या होती है, डेफिनेट, ओके, Na2SO4 इनकी डेफिनेट करके ज्योमेट्री होती है। तो दूसरी लाइन लिखना, एक मिनट लास्ट है, देखो दोबारा बोल रहा हूं, बट ऑल्सो हैव ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म, दीज सब्सटेंसेस आर, डिफाइन तो करोगे, दीज सब्सटेंसेस आर known as crystalline solids, अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड होता है, एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक, एक्सरे डिफ्रेक्शन DIFF, X-ray diffraction techniques show that there is a definite three-dimensional या definite 3D, शॉर्ट में लिख सकते हो 3D, definite 3D यानी थ्री डायमेंशनल arrangement of the constituent particles, dynamic 3D arrangement of the constituent particles in crystalline solids, एग्जांपल लिखो, NaCl, डायमंड, Na2SO4, Na2SO4, सल्फर, ठीक है, एग्जांपल लिखे NaCl, डायमंड, Na2SO4, सल्फर, शुगर भी होता है वैसे तो, है ना,
लिखो some solid substances some solid substances are hard and non-compressible. Some solid substances are hard and non-compressible, but these substances possess sorry ऐसे देखो, substances don't possess, ये possess करते हैं, ये possess नहीं करते. Do not possess, don't possess, don't को ऐड कर लेना, don't possess any definite geometrical form, don't possess any definite geometrical form. These are known as amorphous solids. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट लाइन में there is no definite arrangement of constituent particles. There is no definite arrangement of constituent particles. लिखो there is no definite arrangement of constituent particles. ठीक है, एग्जाम्पल लिखोगे. एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रबर, प्लास्टिक. क्या है, इनकी कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं होती. ठीक है, ग्लास. ठीक है, ये लिखोगे, 3 एग्जाम्पल सफिशिएंट रहेंगे, है ना. नेक्स्ट इसे रीड करता हूं. हेडिंग डालना, डिफरेंस बिटवीन crystalline solids and non-crystalline. Difference between crystalline and amorphous solids. Difference between crystalline and amorphous. solids. ठीक है, हेडिंग डालो. डिफरेंसेस क्या है अभी बताएं. एक डिफरेंस तो मेजर, इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है. जबकि इनकी ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं होती. ठीक है, दूसरा जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल है उनका क्या होता है, इनकी अरेंजमेंट क्या होती है, डेफिनेट होती है. 3D में क्या होती है, एक फिक्स डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, जबकि इनकी क्या होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती. ये डेफिनेट ज्योमेट्री पजेस नहीं करते. इसके अलावा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, शार्प होता है एंड कांस्टेंट होता है. ध्यान से सुनना, में लिखा शार्प होता है या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं. कांस्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि एक फिक्स टेम्परेचर पर यानी एक फिक्स टेम्परेचर से ऊपर ये क्या हो जाते हैं, किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. जबकि इन सॉलिड्स को, अमोर्फस सॉलिड्स को जब हीट किया जाता है तो पहले ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं. ध्यान से सुनने, मैंने क्या कहा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने का मतलब क्या है, शार्प फ्रीजिंग पॉइंट से मतलब क्या है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर ये
तुरंत ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जबकि अमोर्फस क्या करते हैं, जब ये टेम्परेचर दिया जाता है पहले ये मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये शार्प होते हैं इनके मल्टीपल, इनके शार्प नहीं होते, कांस्टेंट नहीं होते। और ठीक है, यानी एक फिक्स टेम्परेचर से नीचे यानी बिफोर दैट टेम्परेचर ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, लेकिन आफ्टर दैट फिक्स टेम्परेचर ये क्या होते हैं, डायरेक्ट ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान दो, मैंने गैसेस के लिए पीवी रियल गैसेस के लिए पीवी आइसोटोप बताया था, वहां क्या लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होती है, यानी स्टेट की क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। यहां ऐसा नहीं होता क्रिस्टलाइन, वो अलग चीज है, लेकिन थोड़ा सा रिलेट करने के लिए बता रहा हूं। आफ्टर दैट टेम्परेचर लिक्विड्स में, बिफोर दैट टेम्परेचर ये क्या होता है, सॉलिड्स होते हैं, क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पहले क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज है, मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, शार्प नहीं है। इन्हें ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रू सॉलिड्स यानी सच्चे ट्रू सॉलिड, जबकि इन्हें फॉल्स, मैं बोल रहा हूं फॉल्स, है ना, ऐसा मत कहना, फॉल्स बोला जाता है, फॉल्स या सुपर कूल्ड, बारे में पढ़ के आया, इन्हें सुपर कूल्ड सॉलिड्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसी साथ मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, इसी साथ मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये क्या है, इन्हें ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है, इन्हें फॉल्स या सुपर कूल्ड सॉलिड्स कहा जाता है। और आपने एग्जांपल बचपन में पढ़ा होगा कि पुराने मकानों में जो कांच की खिड़कियां होती हैं, उनमें नीचे का कांच मोटा होता है, ऊपर का कांच पतला होता है, क्योंकि कांच क्या है, सुपर कूल्ड सॉलिड है, और तो समय के साथ वो कांच बह के नीचे आ जाता है, नहीं धीरे धीरे, ऐसा नहीं सारा का सारा बह जाएगा, तो लेकिन समय के साथ नीचे की परत मोटी हो जाती है, ऊपर की परत क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। बात क्लियर, इसलिए सुपर कूल्ड सॉलिड्स कहा जाता है, ठीक है। इनके जो कूलिंग कर्व्स हैं, ध्यान सुनना मेरी, कूलिंग कर्व्स बात करेंगे, कूलिंग कर्व्स के बारे में। ये क्या होते हैं, डिसकंटीन्यूअस होते हैं। देखो ये तीनों पॉइंट्स जहां से मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट किया है, ट्रू सॉलिड्स बताया है, कूलिंग कर्व्स है, ये इसी मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी है, मैंने 3 डिफरेंसेस में इसे डिवाइड किया है। इनके कूलिंग कर्व्स क्या होते हैं, डिसकंटीन्यूअस होते हैं, ठीक है, और इनके कंटीन्यूअस होते हैं। अब समझो थोड़ा सा, मैंने अभी बताया जब इन्हें पिघलाया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा सॉलिड्स को, तो पहले एक फिक्स टेम्परेचर पर, जैसे कम कर रहे टेम्परेचर, या मतलब इंक्रीज कर रहे टेम्परेचर, क्या कर रहे, इंक्रीज कर रहे या डिक्रीज कर रहे, कि लिक्विड से सॉलिड का लिक्विड बनाया, फिर लिक्विड से उसको क्या कर रहे, फ्रीज कर रहे हैं उसे, नहीं थोड़ा रिवर्स प्रोसेस है, या उल्टा भी समझ सकता हूं, है ना। तो जैसे मैं लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं इसको टेम्परेचर को घटा रहा हूं, एक सर्टेन टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और कूलिंग कर्व कैसा था, ऐसा था। तो कुछ देर बाद टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ क्या है, टेम्परेचर है, यहाँ क्या है, टेम्परेचर, यहाँ क्या है, टाइम। कुछ समय बाद देखा गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कम ही नहीं हो रहा, हम डिक्रीज करें लेकिन टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा होगा, मेल्ट हो, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो सॉलिड की जो लिक्विड बनाई गई है वो किसमें, सॉलिड फॉर्म में, यानी उसका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होगा। उस सिचुएशन में टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है। कुछ समय बाद अगेन क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है, टेम्परेचर कम होने लगता है। ये क्या है, यहाँ जो ग्राफ बनाया
वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। जबकि अमोर्फस सॉलिड्स के लिए ऐसा ग्राफ मिलता है, टेम्परेचर को यानी लिक्विड फॉर्म में सॉलिड को कन्वर्ट करके फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन करवाए हैं, तो टेम्परेचर में कंटिन्यूअस डिक्रीमेंट होता है, कंटिन्यूअस डिक्रीमेंट होता है। तो इनके इक्विलिब्रियम पर कंटिन्यूअस इसके डिसकंटिन्यूअस होते हैं, किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। इनमें एक प्रॉपर्टी और होती है, क्रिस्टलाइन होते हैं एनिसोट्रोपिक। क्या होते हैं, एनिसोट्रोपिक, और ये होते हैं आइसोट्रोपिक। इसके बारे में बात करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, और एक पूरा लेक्चर लूंगा इसे समझाने में, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट लिखवाने में, समझाने में, तो वहां बात करेंगे। तो वन बाय वन लिखेंगे डिफरेंसेस के बारे में, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो लिखोगे, फर्स्ट डिफरेंस लिखो, these have, इसमें these have definite geometry, definite geometrical structure, definite geometrical structure and definite arrangement of constituent particles, definite arrangement of constituent particles, ठीक है। इसमें लिखना अमोर्फस में, these have neither definite geometry, neither definite geometry या geometrical structure, neither these have neither definite geometrical structure nor regular arrangement of constituent particles, nor regular arrangement of constituent particles, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, melting points are sharp and constant। sharp और constant का एक ही मतलब है, मैंने दोनों वर्ड लिखवा रहा हूं। melting points are sharp and constant IE, इन कहते हैं ना IE, ऐसे बना IE, इन अदर वर्ड्स, इसका क्या मतलब है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो लिखो IE करके, these are solids before a certain temperature, these are solids before a certain temperature, these are solids before a certain temperature, but after that temperature these are completely convert into liquid state, these are completely convert into liquid state। इसमें लिखना दूसरे में amorphous में melting points are not constant, melting points are not constant,
first they soft by heating, first they get soft, ऐसे लिख सकते हो, first they get soft by heating and then get soft by heating and then convert into liquids, तीसरा, crystalline solids are defined as true solids. Crystalline solids are defined as true solids due to sharp melting point. These are defined as supercooled liquids. हम बचपन में पढ़ के आए हैं कि वजह क्या थी सुपरकूल्ड लिक्विड कहने की, है ना? These are defined as supercooled liquids. ठीक है, लिखना। कूलिंग कर्व्स आर डिसकंटिन्यूअस, और इसमें लिखना कूलिंग कर्व्स आर कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे शो या दे आर लिख सकते हो, जैसा तुमने सेंटेंस लिखा वैसा, जैसा बोल रहा हूं, दोनों सेंटेंस बोल रहा हूं, जैसा आप चाहें वैसा लिख लें। दे आर एनिसोट्रोपिक या दे शो अनिसोट्रोपी या एनाइसोट्रोपी। दे शो एनाइसोट्रोपी। ठीक है, और ये लिखना दीज आर आइसोट्रोपिक या दीज शो या दे शो आइसोट्रोपी। एक है ट्रोपिक और एक है ट्रोपी। ठीक है, ये ट्रोपिक तो है, क्या है? ट्रोपी। वो जब बोलते हैं आइसोट्रोपी या एनाइसोट्रोपी, क्या है? प्रॉपर्टी है। अब मुझे पता है एडजेक्टिव कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, एडजेक्टिव कहते होंगे, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी है। तो इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी के बारे में समझते हैं क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एनाइसोट्रोपी के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।